मेरे दोस्तों, आज हम लोग जो हैं क्लास 8 का हमारी दुनिया इकाई को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा एवं जल संसाधन। आइए भूमि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यह अध्याय बातचीत में हमें एक ऐसी चीज सिखाती है जो हम आसानी से बात में हम बातचीत करते करते हम सीख जाते हैं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। तो भूमि है, भूमि के बारे में पढ़ेंगे। इसमें मधु और रवि और दादाजी, मधु रवि और दादाजी के साथ खेत में घूमने के लिए जाते हैं। और बच्चे तो हैं, दादाजी से बहुत मजा आता है। आप लोग भी दादाजी के साथ बातचीत करते होंगे, बहुत अच्छा लगता होगा। उसी प्रकार मधु और रवि भी अपने दादाजी के साथ खेत घूमने के लिए जा रहे हैं। और देखिए कैसी बात में जो है, मतलब बातचीत में, एक वार्तालाप में किस प्रकार अपन आनंद भी लेते हैं और सीखते भी हैं। तो आइए हम भी उसी तरह एक वार्तालाप के द्वारा, एक बातचीत के द्वारा हम सीखने का प्रयास करेंगे। बहुत मजा आएगा, यह अंत तक आप देखिएगा। तो मधु और रवि दादाजी के साथ खेत पर घूमने में बड़ा मजा आ रहा था। चारों ओर के पौधे लहरा रहे थे, हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। तभी मधु दादाजी से पूछ बैठी, क्या सभी जगह भूमि ऐसी ही है? भूमि नहीं होती तो? बच्ची तो है, बच्ची सवाल तो करेंगे ही। तो दादाजी ने कहा, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मानव इस पर निवास करता है, अपनी आवश्यकताओं की अधिकतर वस्तुएं भी उसी से प्राप्त करता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 29% भाग भूमि का विस्तार है, मतलब 29% भाग भूमि का विस्तार है और 71% भाग जल का विस्तार है। यह पहाड़ी, पठारी, मैदानी, दलदली, मरुस्थलीय, हिमाच्छादित, वन आच्छादित रूपों में पाई जाती है। मधु ने टोकते हुए कहा, दादाजी तब तो भूमि के विविध रूप देखने को मिलते हैं, यानी विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। तो दादाजी ने कहा, हाँ, भूमि के ये विविध रूप मानव बसाव को एक समान रूप से आकर्षित नहीं कर पाते हैं। चूंकि मैदानी भागों में जीवन सीमा आसान है, सभी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होते हैं, अतएव मैदानी क्षेत्रों में सघन जनसंख्या पाई जाती है। सघन मतलब बहुत घना जनसंख्या पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बहुत सारी सुविधाएं हमें मिलते हैं। अब भूमि का उपयोग हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। दादाजी ने पूछा, मधु तुम बताओ भूमि के क्या क्या उपयोग हैं? भूमि के क्या क्या उपयोग हैं? तो मधु ने कुछ सोचकर कहा, भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर कृषि कार्य होता है, इसी पर पेड़ पौधा उगते हैं। मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन मार्ग, कारखाना, विभिन्न खेलों के मैदान एवं स्टेडियम इत्यादि भूमि पर ही होते हैं। मुझे तो लगता है जब जैसी जरूरत तब मानव भूमि का वैसा उपयोग अपने विवेक के अनुसार करता है। देखिए भूमि का उपयोग किस प्रकार एक ग्राफ के माध्यम समझाया गया है, एक पिक्चर के माध्यम समझाया गया है। भूमि का उपयोग सड़क, रेल मार्ग बनाने में, कारखाने स्थापित करने में, हवाई अड्डा में बंदरगाह बनाने में। बंदरगाह तो बच्चों समझते होंगे, यह बंदरगाह जो सागर के किनारे होता है, सागर का किनारे का जो भाग होता है, जहां पर बड़े बड़े पनिया जहाज जाकर, पानी वाले जहाज जाकर रुकते हैं और वहां से खुलते हैं, वही बंदरगाह होता है। पेड़ पौधे उगने में, कृषि कार्य करने में, मकान बनाने में, गांव एवं शहर बनाने में, तालाब, नहर, कुआं बनाने में, ये इस प्रकार की डायग्राम दिया गया है। तो भूमि उपयोग में अंतर, भूमि उपयोग में अंतर किस प्रकार है वह देखते हैं। रवि ने पूछा, दादाजी हम सभी जगह भूमि का एक तरह का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? दादाजी ने कहा, बिल्कुल ठीक, भूमि का उपयोग सभी जगह एक समान नहीं है। इसमें अंतर का मुख्य कारण समय एवं क्षेत्र के अनुसार मानवीय जरूरतों में बदलाव का आना है। इसी कारण कभी वन क्षेत्र को साफ करके अधिवासीय क्षेत्र यानी निवास करने योग्य या कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है, तो कभी कृषि क्षेत्र को आवासीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाता है। भूमि कृषि योग्य भूमि पर कारखाने भी लगाए जाते हैं। कभी कभी तो आदिवासी क्षेत्रों की जगह पर सड़क या रेल मार्ग भी विकसित किए जाते हैं।
रवि ने पूछ बैठा, दादाजी क्या एक समान भूमि होने के बावजूद भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भूमि के उपयोग में अंतर पाया जाता है? बच्चे सवाल तो करेंगे ही। तो दादाजी ने कहा, हाँ, विश्व के कई स्थानों में फैली घास भूमियों में खेती की जाती है। प्रेयरी प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश की भूमि पर रसदार फलों की खेती की जाती है। इसी तरह मैदानी भागों में कृषि कार्य की अधिकता देखी जाती है। तो पठारी भागों की भूमि जो कृषि कार्य करने के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, वहाँ कृषि कार्यों में अतिरिक्त उद्योगों की स्थापना को प्रमुखता दी जाती है। मतलब पठारी क्षेत्र में कृषि नहीं हो पाएगा। जैसे झारखंड के छोटा नागपुर की पठारी है, वहाँ कृषि कार्य नहीं हो पाएगा, लेकिन हम वहाँ से भूमि के अंदर से हम भूमि को खोदकर खनिज पदार्थ निकाल सकते हैं। अब पूछते हैं कि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, जो भूमि का उपयोग है, कौन कौन सा चीज का प्रभावित करते हैं? रवि ने पूछा, दादाजी भूमि का उपयोग किन किन कारकों से प्रभावित होते हैं? तो दादाजी ने कहा, देखो, भूमि का उपयोग दो प्रमुख कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं, प्राकृतिक कारक एवं मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक के बारे में आइए देखते हैं। तो रवि ने बोला, प्राकृतिक कारक का क्या मतलब होता है? तो दादाजी ने कहा, स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषता, मतलब मिट्टी की विशेषता, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषता इत्यादि। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि स्थल रूप में भिन्नता, मतलब स्थल कैसा, भूमि वहाँ की कैसा है, मिट्टी की विशेषता, मिट्टी कैसा है, चिकनी मिट्टी है कि दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है या कोई और मिट्टी है, खनिजों की उपस्थिति, वहाँ पर खनिज है या नहीं, जलवायु, वहाँ की जलवायु कैसा है, अधिक बारिश होते हैं या अधिक गर्मी पड़ते हैं या सामान्य मौसम रहते हैं, जल संबंधी विशेषता, जल वहाँ की कैसा है, नमकीन है या मीठा जल है, मतलब इस तरह की समस्या होती है। कठोर भूमि के कारण क्षेत्रों में कारखानों प्रमुखता से लगाए जाते हैं। जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ कारखाना प्रमुखता से लगाए जाते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में भूमि में फसलों की खेती की जाती है। पठारी क्षेत्रों में जहाँ खनिज पाई जाती है वहाँ खनन कार्य किए जाते हैं, मतलब वहाँ खुदाई करके खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं। मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है, तो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में गेहूं की खेती की जाती है। मधु ने कहा, मानवीय कारक क्या है? मानवीय कारक, तो दादाजी ने कहा कि तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला देते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि उपयोग में अंतर आता है। शहरों के पास भवनों के निर्माण हेतु भूमि की मांग बढ़ रही है, परंतु भूमि की मात्रा सीमित है, भूमि तो बढ़ेंगे नहीं। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग कुछ दिन पहले देखते थे कि भाई का बंटवारा होता था, 5 कट्ठा खेत है, 5 भाई तो 1 कट्ठा खेत बांट ले, फिर उनके पुत्र हुए तो फिर 5 कट्ठा से तो 10 कट्ठा नहीं हो सकते हैं, भूमि तो सीमित है। तो जब भूमि सीमित होगा तो समस्या आएगी ही। इस समस्या से निपटने की तरकीब भारतीय वैज्ञानिकों एवं शहरों नियोजक ने ढूंढ ली। हाँ दादाजी, मधु ने कहा, हमारे गांव की खाली पड़ी बंजर भूमि पर पंचायत भवन बनाया गया, यह भी तो बदलते भूमि का उपयोग का उदाहरण हुआ ना। दादाजी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक समझे, ये भूमि का उपयोग करते हैं। देखिए कुछ जानकारी देते हैं। ये मुंबई का एक शहर है, ये मुंबई का एक शहर है, दलदली भूमि, जहाँ पर पहले दलदल भूमि था, अब वहाँ पर जो है मशीनों के द्वारा कैसे कठोर किया गया सो बताते हैं। मुंबई के निकट की दलदली भूमि को सुखाकर ठोस भूमि में बदला गया तथा वहाँ नवी मुंबई शहर का विकास किया गया। देखिए कैसे परिवर्तन हुआ, भूमि का उपयोग कैसे किया गया। राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर खेती की जाने लगी, जिससे यह क्षेत्र भारत के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गिने जाने लगा। देखिए ये दोनों जगह बहुत इंपोर्टेंट, ये जगह कोई काम का नहीं था, मतलब वहाँ पर दलदल भूमि था, हम कुछ नहीं करना, खेती कर सकते थे और न वहाँ पे घर बना सकते थे, लेकिन वह भूमि को सुखाकर ठोस भूमि बदला गया, मतलब तकनीकी के कारण।
जो हमारे टेक्निकल के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण जो है वह मशीनों से सुखाकर भूमि में ठोस भूमि बदला गया। अब वहाँ पे नवी शहर मतलब नया शहर बनाया गया। और राजस्थान का गंगानगर क्षेत्र का जहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं था, वहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर वहाँ कृषि कार्य करने लगा। यह है दलदली भूमि का शहर। तो दादाजी ने कहा, रवि, भूमि का अर्थ उपलब्ध भूमि के विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़ों से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह है कि विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं है। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र, तो कहीं बंजर भूमि का क्षेत्र मिलता है। हमारे देश में भूमि का उपयोग संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखता है। भू राजस्व मतलब होता है सीओ के पास। सीओ जो हमारे ब्लॉक के अधिकारी होते हैं। भूमि उपयोग वर्ग, दादाजी ने आगे बताया, मधु, भूमि उपयोग के वर्ग निश्चित है। ये वर्ग वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य करने के उपलब्ध भूमि, बंजर भूमि एवं व्यर्थ भूमि, बंजर भूमि एवं व्यर्थ भूमि और सड़क मकान उद्योग में लगी भूमि। प्रतिभूमि क्या होगा? चालू प्रतिभूमि, जिस पर भूमि 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई हो। अन्य प्रतिभूमि, जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय कृषि नहीं की गई हो। पहले होता था जैसे कि एक बार खेती कर दिए तो उसके बाद वो छोड़ देते थे, 1 साल 2 साल के लिए छोड़ देते थे, फिर दूसरे जगह चले जाते थे, फिर वहां जंगलों की सफाई करके खेती करते थे। लेकिन अब वैसा बात नहीं है। तो अन्य भूमि, अन्य कृषि योग्य भूमि जो होता है अस्थायी चारागाह की भूमि, जहाँ पर सिर्फ चारागाह मिलेगा, वहाँ पर कोई खेती नहीं होगा। कृषि योग्य बंजर भूमि, जिस भूमि पर 5 वर्षों से अधिक समय से खेती नहीं की गई हो। अब आगे है शुद्ध बोई गई भूमि। शुद्ध बोई गई भूमि, भूमि संरक्षण की आवश्यकता। भूमि संरक्षण कैसे करेंगे यह जानने का हम प्रयास करेंगे। रवि ने दादाजी से कहा, इस प्रकार तो बढ़ते उपयोग के कारण भूमि पर बहुत दबाव बढ़ रहा है। दादाजी बोले, बिल्कुल सही। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण पोषण एवं आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण वन एवं कृषि क्षेत्र घटते जा रहे हैं। फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग काफी अधिक उपयोग हुआ है। अति सिंचाई एवं पशुचारण की क्रियाएं भी हुई है। जैसे रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया डालते हैं, खेतों की उपज तो बढ़ जाती है लेकिन अगले फसल जो है अच्छे से नहीं पाते, क्योंकि उर्वरक जो है हमारे खेतों की बहुत काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जल जमाव में मिट्टी की लवणता एवं क्षारीय का गुण भी बढ़ जाता है। इसी कारणों से भूमि के स्वाभाविक गुण में ह्रास आ जाता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण कहा गया है। निम्नीकरण कैसे होता है? जैसे कहीं बाढ़ आ गया तो वहाँ की मिट्टी जो है यहाँ जाता है, मतलब मिट्टी में बदलाव आ जाता है। तो देखते या सुनते होंगे कि दियारा क्षेत्र में जो फसल काफी हुई, क्योंकि वहाँ बाढ़ काफी आते हैं, हर साल बाढ़ आते हैं। मिट्टी के जो है ये नवीकरण होते रहता है और फसल ही बहुत अच्छे होते हैं। कम रासायनिक मतलब खाद डालते हैं तो आसानी से खेती अच्छा से हो जाते हैं। तो भूमि के अवैज्ञानिक एवं अनियोजित उपयोग के कारण भूमि का प्रसार। मरुभूमि क्या होता है? जहाँ पर बलुआही मिट्टी होते हैं वहाँ पर मरुभूमि होता है। भूमि कटाव एवं भूमि की बंजर होने जैसी समस्या। भूमि के कटाव, जैसे गंगा के किनारे का क्षेत्र भूमि का कटाव हो रहा है। बंजर क्या होगा? वो भूमि, वैसा भूमि जहाँ पर खेती नहीं होगा, जैसे पठारी क्षेत्र है वहाँ पे खेती नहीं हो सकता। मधु ने कहा, तब तो भूमि को संरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या क्या करना होगा? दादाजी बोले, इसके लिए हमें छोटे छोटे उपाय या काम करने होंगे। जैसे भूमि का उपयोग नियोजित तरीके से करेंगे, नियोजित तरीके से हो। भूमि पर वन क्षेत्र को बढ़ाया जाए, जैविक कृषि पर बल दिया जाए, मतलब जो जैविक खाद डालना चाहिए, जैसे में कि गाय और भैंस का जो गोबर होता है वह खेतों में डालना चाहिए। केचुआ वाले खाद डालना चाहिए, जिससे हमारा भूमि बंजर नहीं होगा, भूमि काफी उपजाऊ होगा। मरुभूमि के सीमांत पर झाड़ियां लगाई जाए, जैसे मरुभूमि जहाँ पर है, जहाँ बलुआही मिट्टी है वहाँ पर झाड़ी लगा दिया जाए।
भूस्खलन रोकने के लिए पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण एवं प्रतिरोधी दीवारें बनाई जाए। भूस्खलन क्या होता है? भूस्खलन वो होता है जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में जो है नीचे से मिट्टी बरसात के दिनों में खसक जाते हैं, और खसक जाने के बाद जो है मिट्टी वहां पर कटाव हो जाते हैं। जैसे नीचे का मिट्टी खसक गया, ऊपर का भाग नीचे आ जाता है, तो ये भूस्खलन कहलाता है। अब आगे आते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए और इन कार्यों द्वारा हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं तथा इस संसाधन को बेहतर ढंग से लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं। तटवर्ती क्षेत्र क्या होगा? जैसे समुद्री क्षेत्र का जो किनारा होता है वह क्षेत्र तटवर्ती क्षेत्र कहलाता है, वह क्षेत्र तटवर्ती क्षेत्र कहलाता है। रवि बोला, दादाजी देखिए खेत में कितनी तेजी से पानी आ रहा है, इससे तो हमारे खेतों की मिट्टी भी कटेगी, फसलों को भी नुकसान होगा। दादाजी ने कहा, हाँ चलो हम मिलकर इस मिट्टी को भर दें ताकि जल का खेत में आना बंद हो जाएगा। सब मिट्टी के कटाव को रोकने में लगे जिससे खेतों में जल भराव ना हो। तो मेरे दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हम एक वार्तालाप में, यह एक हमारी दुनिया एक ऐसी विषय है जो कि हम आपस में बातचीत करके भी आसानी से हम सीख सकते हैं। और यह बुक में, हर बुक में यह बताया गया, आसानी से हम मतलब आसानी से जो है हमें ये पढ़ लेते हैं। तो मेरे साथियों, आप लोग इस पर अच्छे ध्यान दिए होंगे, और आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह क्लास आपको कैसा लगा, या कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको अच्छे लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अगर एक बार समझ में नहीं आता है, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ठीक है ना। इसको पढ़ते रहिए और याद हो जाएगा आसानी से, बहुत हल्का है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।